हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओपी सिंह। हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 4 में आगे की चीज़ें। भारत का भौगोलिक ढांचा किस तरह का था, हम इस चैप्टर को कवर कर रहे थे। तो आइए आज हम लोग इसमें आगे की कहानी को समझते हैं। हमने इसमें कहाँ तक देखा था, लेकिन औद्योगिक युग के आरंभ से पहले नगर अधिकतर नदी के तट पर ही स्थापित होते थे। यहाँ तक हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो इससे आगे की कहानी क्या है। सबसे बढ़कर नदियों ने राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमाओं का काम किया है। नदियों ने राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमाओं का काम किस तरह से किया है। नदियाँ एक डिवाइडर का काम करती रही हैं। ये काम पर्वतों ने भी किया है, जैसे कि हिमालय को सांस्कृतिक डिवाइडर मानते हैं, क्योंकि हिमालय के उधर चाइना है। चाइना में आप देखेंगे वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन किस तरह का है। और चाइना के जो हिमालय है उसके इस साइड में दक्षिण में हम लोग हैं। तो हमारा और उनका जो कल्चर है कितना डिफरेंट है। इसी तरह से नदियाँ भी क्या करती हैं, नदियाँ भी एक एक क्षेत्र को अलग करती हैं, मतलब एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से अलग करती हैं। और इस कारण से वहाँ की राजनीतिक सत्ता अलग अलग होती है, वहाँ के शासक अलग अलग होते थे, और इसी वजह से वहाँ की संस्कृति भी अलग अलग हुआ करती थी। ये चाहे साउथ की बात हो, चाहे हमारा जो मध्य पूर्व भारत है इसकी बात हो, मतलब भारत में जहाँ भी नदियाँ हैं तो वहाँ इस तरह की चीज़ें रही हैं। ये डिवाइडर का काम किया है नदियों ने। उदाहरण के लिए भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में आज के उड़ीसा का समुद्र तटवर्ती प्रदेश जो कलिंग देश कहलाता था, आज का जो ओडिशा है, ये पुराना नाम है उड़ीसा, इसमें ओडिशा नाम चलता है वर्तमान में। ओडिशा का जो किनारे वाला, समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र था उसको कलिंग देश कहते थे। इस कलिंग का ही शासक था जिसको अशोक ने हराया था, और यहीं से इस युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग बंदी बनाए गए, और इस कारण से अशोक का हृदय पिघल गया और उसने युद्ध नीति का त्याग किया। उसकी उत्तरी सीमा महानदी थी और दक्षिणी सीमा गोदावरी थी। महानदी उत्तरी सीमा थी इसकी, और दक्षिण में इस कलिंग देश के गोदावरी नदी थी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो इन दोनों नदियों के बीच का क्षेत्र था कलिंग देश, और ये समुद्र के किनारे वाला हिस्सा था। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश के उत्तर में गोदावरी और दक्षिण में कृष्णा नदी थी। आंध्र प्रदेश के आज भी है, आंध्र प्रदेश के उत्तर में गोदावरी नदी है और दक्षिण में कृष्णा नदी है। तो अब ये क्षेत्र क्या हो गया, अलग हो गया। अब इन अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग कल्चर भी हैं। इन दोनों नदियों के मुहाने के मैदान को ईसवी सन के आरंभ काल में अचानक महत्व मिला। दोनों ही नदियों के मुहाने के मैदान को, अब ये जो मैदान था ये कैसे थे, उपजाऊ थे। कृष्णा, गोदावरी और महानदी, इनके जो मैदान है वो उपजाऊ मैदान है। तो इस वजह से इनको लेकर के ईसवी के प्रारंभिक सनों में, जब ईसवी कैलेंडर शुरू हुआ था, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हमारा चल रहा है वर्तमान में माना जा रहा है, अंग्रेजी कैलेंडर जिसको हम बोलते हैं, ये जब शुरू हुआ था तो इस समय चीज़ें क्या थी, बदली। मतलब इसी दौरान इन क्षेत्रों को महत्व मिला क्योंकि ये उपजाऊ भूमि थी। तब सातवाहनों और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में यहाँ अनेक नगर और बंदरगाह स्थापित हुए। सातवाहन जो शासक थे और उनके उत्तराधिकारी जो भी हुए, इन लोगों के शासनकाल में यहाँ पर नगर स्थापित हुए, और साथ ही साथ बंदरगाह मतलब पोर्ट स्थापित हुए, जहाँ से हम दूसरे देशों से व्यापार कर सकते हैं। समुद्र जैसे कि बस स्टेशन होता है, जैसे रेलवे स्टेशन होता है, वैसे ही जल, जो सागरीय जल होता है, ये जल के लिए हम जहाँ जहाज को लेकर आते हैं और जहाँ से जहाज लेके जाते हैं तो उस जगह को क्या बोलते हैं, बंदरगाह। फिर तमिलनाडु का अधिकतर भाग उत्तर में कृष्णा नदी और दक्षिण में कावेरी नदी से घिरा है। तमिलनाडु का ज़्यादातर जो हिस्सा है, जो बिल्कुल साउथ वाला प्रदेश है तमिलनाडु भारत का,
तो इसका ज़्यादातर हिस्सा किससे घिरा है? कृष्णा नदी से, और दक्षिण में कावेरी नदी है इसके। कावेरी घाटी दक्षिण में बैगई नदी तक और उत्तर में पेन्नार नदी तक फैली हुई है। कावेरी नदी घाटी मतलब कावेरी नदी का जो जल है, जिस एरिया में ये कावेरी नदी बहती है, तो ये दक्षिण में इसके है बैगई नदी और इसके उत्तर में है पेन्नार नदी। तो इन दोनों के बीच कावेरी का क्षेत्र है, कावेरी नदी बहती है और उसकी घाटी है। घाटी का मतलब कोई सपाट मैदान, निचला और सपाट मैदान जो दूर तक लंबा हो, उसको घाटी बोलते हैं। जैसे कश्मीर घाटी हमने देखी थी। यह प्रदेश उत्तरी तमिलनाडु से अलग था। अब इसमें देखिए, जो स्वतंत्र भौगोलिक क्षेत्र और ईस्वी सन के आरंभ के थोड़े पहले यहाँ चोल शासन स्थापित हुआ। इससे पहले की लाइन, कावेरी घाटी दक्षिण में बैगई नदी और उत्तर में पेन्नार नदी तक फैली हुई है। ये स्वतंत्र भौगोलिक क्षेत्र था। बैगई नदी और पेन्नार नदी के बीच का एरिया, जो कावेरी घाटी हम जिसको नाम दे रहे हैं, ये कैसा था? स्वतंत्र क्षेत्र था। और ईस्वी सन के आरंभ के थोड़े पहले, ईस्वी सन का आरंभ हुआ था उससे थोड़े पहले, मतलब 2000 सालों से कुछ पहले, 2024 चल रही है, 2024 सालों से कुछ पहले यहाँ चोल शासन स्थापित हुआ था। तो कावेरी घाटी में सबसे पहले चोल जो लोग थे, चोल राजवंश के, उन्होंने यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया। और ये प्रदेश उत्तरी तमिलनाडु से अलग था ये तमिलनाडु का ही हिस्सा, लेकिन उत्तरी तमिलनाडु उस समय इसमें शामिल नहीं था चोलों के शासन में। इस उत्तरी तमिलनाडु ने जो उच्च भूमि वाला प्रदेश था, पल्लव शासनकाल में ईसा की 4वीं से 6वीं सदियों में प्रसिद्धि पाई। 4वीं से 6वीं सदी में आकर के जो उत्तरी तमिलनाडु था, ये क्षेत्र दक्षिणी तमिलनाडु से ऊंचा था थोड़ा। तो यहाँ पर जो पांडे थे, पल्लव शासकों ने यहाँ पर शासन किया ईसा की 4वीं से 6वीं सदियों के आसपास। इसके प्रायद्वीप का जो पूर्वी भाग था, कोरोमंडल समुद्र तट से घिरा हुआ है। प्रायद्वीप का मतलब जो जल से घिरा हुआ, 3 ओर से जल से घिरा हुआ भाग है। तो तमिलनाडु का पूर्वी हिस्सा है वो कोरोमंडल तट कहलाता है आज भी। यद्यपि पूर्वी घाट समुद्र तट रेखा के पार्श्व में ही है। यद्यपि जो पूर्वी घाट है वो समुद्र तट रेखा के पार्श्व में, मतलब बराबर में है, तथापि ये अधिक ऊंचे नहीं हैं। जो आपका पूर्वी तट है समुद्र का, ये कैसा है? ये ज़्यादा पहाड़ नहीं है इसमें। ये कैसा है? प्लेन टाइप का है, नदियाँ उधर गिरती हैं, डेल्टा ज़्यादा मिलते हैं इस भाग में पूरे। लेकिन पश्चिमी जो घाट है भारत का, तो पश्चिमी घाट में क्या है? पश्चिमी समुद्र तट, इसमें आपको इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती, पहाड़ ज़्यादा है। इसलिए प्राचीन काल में पूर्वी समुद्र तट तथा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तो पूर्वी घाट समुद्र तट रेखा के पार्श्व में ही है, तथापि ये अधिक ऊंचे नहीं हैं। पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनमें अनेक रास्ते बना दिए हैं। अब जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, गोदावरी है, पेन्नार है, बैगई है, ये सारी नदियाँ कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो इस वजह से वहाँ पर और घाटियाँ बन गई हैं। कुछ छोटे मोटे पहाड़ हैं भी, तो वो भी काट के घाटियाँ बना दी हैं इन नदियों ने। इसलिए प्राचीन काल में पूर्वी समुद्र तट तथा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अन्य भागों के बीच आवागमन में कठिनाई नहीं थी। तो उस क्षेत्र में आवागमन में ज़्यादा कठिनाई नहीं थी। पूर्वी समुद्र तट हो गया, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का ये एरिया हो गया। अरिकामेडु, ये आधुनिक नाम है अरिकामेडु, महाबलीपुरम और कावेरीपट्टनम के बंदरगाह कोरोमंडल पर ही अवस्थित थे। अरिकामेडु, महाबलीपुरम और कावेरीपट्टनम के जो बंदरगाह थे वो कोरोमंडल पर, कोरोमंडल तट का नाम है। कोरोमंडल कोई बहुत अजीब सी चीज़ नहीं है, कोरोमंडल क्या है? तट का नाम है। कोरोमंडल तट का नाम है। जैसे ये भारत
कनक संभाल लो। तो यहाँ वाला जो हिस्सा ये कोरोमंडल तट कहलाता है। इधर तो बंगाल की खाड़ी है, ये पूरा यहाँ आपका श्रीलंका मिल जाता है। इधर लक्षद्वीप, मालदीव इस तरह से मिल जाते हैं। तो ये आपका अरब सागर है और ये सारा के सारा क्या है, आपका हिंद महासागर है। तो इस वजह से हाँ, कहाँ थे ये, अरकामेडू, महाबलीपुरम और कावेरीपट्टनम, ये बंदरगाह कोरोमंडल पर अवस्थित थे। प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में ऐसी सुस्पष्ट प्रादेशिक इकाइयाँ नहीं हैं। पश्चिमी भाग की बात करें, अभी पूर्वी और पश्चिमी भाग की जो बात कर रहे हैं तो वो ये है, ये हिस्सा पूरा, ये गुजरात, यहाँ से ये पूरे चले जाओ, ये पूर्वी पश्चिमी तट है। अब यहाँ पर पहाड़ हैं पूरे इस तरह से, और इनमें कहीं कहीं दर्रे हैं जो रास्ते को क्रॉस करने के लिए उचित हैं। हम क्रॉस करके चले जाते हैं इधर से इधर। तो ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ तो पहाड़ है किनारे पर भी, और थोड़ा सा किनारा है तो ढाल बहुत है यहाँ पर इस तरह से, तो बंदरगाह कम है। लेकिन यहाँ बंदरगाह ज़्यादा है क्योंकि इसका तट कैसा, इस तरह का कटा पिटा। अब यहाँ से जहाज़ अगर, जैसे तट इस तरह का है, कटा पिटा है इस तरह से, तो जहाज़ यहाँ से यहाँ आ जाएगा और यहाँ से इस पर लोडिंग हो जाएगी, अनलोडिंग हो जाएगी यहाँ से, समझ रहे हैं आप। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो इसलिए यहाँ पोर्ट हैं। यहाँ पर कटा फटा बहुत है क्योंकि गंगा नदी जो आती है महानदी यहाँ से, तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट है जैसे। तो ये हमारा पूरा हो गया पूर्वी तट या पूर्वी घाट, और ये पश्चिमी तट या पश्चिमी घाट। अब देखिए आगे क्या है। प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में ऐसी सुस्पष्ट प्रादेशिक इकाइयाँ नहीं हैं, परंतु उत्तर में ताप्ती, दमनगंगा जिसको कहते हैं, और दक्षिण में भीमा के बीच का प्रदेश महाराष्ट्र के रूप में पहचाना जा सकता है। ये उत्तर में जो ताप्ती नदी है, नर्मदा ताप्ती, पहले नर्मदा फिर ताप्ती, तो ताप्ती नदी जिसको दमनगंगा कहते हैं, और दक्षिण में भीमा नदी है एक, इनके बीच का जो प्रदेश है वो महाराष्ट्र के रूप में जाना जाता है। उत्तर में भीमा और ऊपरी कृष्णा नदी का मतलब क्या है, क्योंकि कृष्णा नदी यहाँ से इस तरह से निकल कर चलती है, जैसे ये पहाड़ है तो यहाँ से इस तरह से निकल के ऐसे बहती है कृष्णा नदी। तो यहाँ से ये हिस्सा ऊपरी कृष्णा हो गया, महाराष्ट्र में भी ये बहती है, ये ऊपरी कृष्णा हो गया, और ये निचली कृष्णा नदी होगी। तो इस तरह से हमको ये समझना है। तो उत्तर में भीमा और ऊपरी कृष्णा तथा दक्षिण में तुंगभद्रा के बीच का प्रदेश कर्नाटक के रूप में पहचाना जा सकता है। अब ऊपर क्या है, कृष्णा नदी है, और इसके नीचे जब और दक्षिण में चलेंगे तो तुंगभद्रा नदी है। तो इन दोनों नदियों के बीच में कर्नाटक है, कर्नाटक प्रदेश स्थित है। तुंगभद्रा के उत्तर और दक्षिण में स्थित युद्धरत व्यक्तियों के बीच इस नदी ने लंबे समय तक प्राकृतिक सीमा का काम किया। अभी तुंगभद्रा नदी के जो उत्तर में रह रहे थे कर्नाटक के लोग, और इसके दक्षिण में रहने वाले लोग, इनके बीच बहुत युद्ध होता रहा। केरल है इसके दक्षिण में, तो प्राचीन काल से ही। तो ये नदी क्या है, उनको एक सीमा का काम करती रही, प्राकृतिक सीमा का। एक और बादामी के चालुक्यों और राष्ट्रकूटों को तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में अपनी सत्ता फैलाने में कठिनाई हुई। बादामी के चालुक्य थे, इनके बारे में पढ़ेंगे हम, बादामी के चालुक्य शासक कौन थे, और राष्ट्रकूट, इन लोगों को तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में अपनी सत्ता फैलाने में कठिनाई हुई, क्योंकि तुंगभद्रा नदी को पार करके उधर अचानक आक्रमण करना, ये सब करना कठिन था। तो दूसरी ओर पल्लवों और चोलों को इस नदी के उत्तर में राज्य विस्तार करने में कठिनाई हुई। अभी बादामी के चालुक्य ये कर्नाटक के हैं, ये लोग सारे, राष्ट्रकूट ये दक्षिण में तुंगभद्रा नदी के हमले नहीं कर पाए, शासन करने में इनको काफ़ी दिक्कतें आई वहाँ शासन स्थापित करने में। और इस नदी के दक्षिण में पल्लव थे और चोल शासक रहते थे, चोल साम्राज्य था, पल्लव साम्राज्य, ये लोग उत्तर में विस्तार नहीं कर पाए इस नदी के कारण।
और अगर किया तो इनको काफ़ी इसमें दिक्कतें हुई। प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण में, प्रायद्वीप मतलब ये वाला हिस्सा पूरा प्रायद्वीप कहलाता है, क्योंकि इधर से और इधर से जल से घिरा है। तो अब कोई भी ऐसा स्थल जो 3 ओर से जल से घिरा है उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। तो इसमें घिरा प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण पश्चिम में के तटीय प्रदेश में आजकल का केरल था। ये यहाँ दक्षिण पश्चिम वाला ये हिस्सा ये केरल है, ठीक है ना। प्रायद्वीप का समुद्र तटवर्ती पश्चिमी भाग मालाबार तट कहलाता है। अब प्रायद्वीप का जो समुद्र तटवर्ती एरिया है, पश्चिमी भाग है, ये क्या कहलाता है? मालाबार तट, जिसके इस तट पर कई और छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए। फिर भी इस तटीय प्रदेश और समीप के महाराष्ट्र, कर्नाटक और आपका क्या है केरल के प्रदेशों के बीच आवागमन में ऊंचे पश्चिमी घाट कठिनाइयाँ पैदा करते थे, क्योंकि पहाड़ ज़्यादा यहाँ पर दर्रे हैं बीच बीच में, तो वहाँ से हम क्या है आवागमन कर सकते हैं, क्योंकि इन दर्रों को पार करना आसान नहीं है। आज इनसे हाईवे वगैरह निकाले गए हैं। आज के टाइम की अगर बात करें तो उत्तर में सिंधु और गंगा की नदी, आप सिंधु गंगा नदी के लिए आ जाओ, जो हमारे उत्तर भारत में है। पश्चिम भारत में सिंधु नदी है, उत्तर भारत में गंगा नदी है यूपी में। तो उत्तर में सिंधु और गंगा नदी प्रणालियाँ और दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला, इन दोनों के बीच का विस्तृत प्रदेश अरावली पर्वतों द्वारा 2 भागों में बटा हुआ है। सिंधु गंगा का जो नदी तंत्र है, नदी प्रणाली है, और दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, देखिए अब ये भारत है, यहाँ सिंधु नदी बहती है, यहाँ से गंगा नदी इधर बंगाल की खाड़ी में आती है, और फिर विंध्य पर्वत श्रृंखला ये है यहाँ पर। अब इसके बीच है अरावली पर्वत श्रृंखला, इस तरह से राजस्थान में। तो इधर आपका सिंधु नदी तंत्र हो गया, इधर गंगा नदी तंत्र हो गया। पर्वतों द्वारा 2 भागों में डिवाइड होती है। तो ये कौन सा हो गया? अरावली पर्वत, ये विंध्य पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी ये राजस्थान में है, यहाँ पर इस तरह से। तो ये सिंधु नदी तंत्र को इधर अलग कर देती है गंगा नदी तंत्र से। सिंधु नदी तंत्र इधर, गंगा नदी तंत्र इधर। तो ये डिवाइडर का काम करती है, जल विभाजक का काम करती है। ये भारत की जल विभाजक रेखा इस तरह से ही आती है, क्योंकि यहाँ से नदियाँ इधर चलती हैं, इधर वाली इधर, और यहाँ से इधर नर्मदा, ताप्ती, बाकी जो नदियाँ इधर बहती हैं, सिंधु वाली इधर बहती हैं, सिंधु वाली नदियाँ इधर से इधर के लिए इस तरह से चलती हैं। अरावली पर्वतों से पश्चिम का भूभाग थार मरुभूमि में पड़ता है। अरावली पर्वतों से जो पश्चिम का हिस्सा है वो कहाँ पड़ता है? थार मरुभूमि में, मतलब थार मरुस्थल है, राजस्थान का रेगिस्तान है, उसमें पड़ता है। हालांकि राजस्थान का हिस्सा भी इस क्षेत्र में पड़ता है, राजस्थान का कुछ भाग भी इसमें आता है थार मरुस्थल में। प्राचीन काल में इस विस्तृत मरुभूमि में बस्तियां संभव नहीं थीं। अब तो हम लोगों ने इंदिरा गांधी नहर निकाल दी है, तो वहाँ थोड़ी हरियाली भी है राजस्थान में, नहीं तो पहले ये कैसा पड़ा था? ये एकदम बंजर पड़ा था। फिर भी इस मरुभूमि में कुछ उर्वर मरु उद्यान थे, जहाँ कहीं कहीं बस्तियाँ थीं, और आरंभ काल से ही ऊँटों के सहारे यहाँ यह मरुभूमि पार करना संभव था। तो इसमें बहुत कम लोग रहते थे प्राचीन काल से, ये मरुभूमि था पूरा। तो यहाँ पर कुछ मरु उद्यान हैं, यहाँ खजूर वगैरह के पेड़, बाकी कुछ पेड़ हैं। तो इन ऐसी जगहों पर थोड़ी बस्तियाँ थीं कहीं कहीं। और शुरुआत से यहाँ ऊँट, क्योंकि रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो ऊँटों से ये लोग इस मरुभूमि में यात्रा करते थे, इसको पार करते थे। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग प्राचीन काल से ही अपेक्षाकृत उपजाऊ रहा है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग की बात करें, दक्षिण पूर्वी भाग, डायरेक्शन बहुत याद रखना आपको। जैसे सपोज टू बी ये हमारा क्या है? भारत। तो राजस्थान कहाँ पर है? ये यहाँ से इधर चले जाओ, ये गुजरात से लगा हुआ है राजस्थान ये पूरा, और इधर ये पूरा क्या है? रेगिस्तान है, बहुत भयानक। इधर थोड़ा कम रेगिस्तान है। अब यहाँ जो इंदिरा गांधी नहर है वो इस तरह से निकाली गई है। तो यहाँ की क्या विशेषता है?
राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग प्राचीन काल से ही अपेक्षाकृत उपजाऊ रहा है। दक्षिण पूर्वी भाग राजस्थान का दक्षिण वाला हिस्सा, ये वाला, ये दक्षिण, और ये पूर्वी हिस्सा, मतलब ये हिस्सा, दक्षिण पूर्वी हिस्सा अगर हम गए तो ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, क्योंकि हमारी डायरेक्शन किस तरह से होती है, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो साउथ ईस्ट वाला हिस्सा, मतलब अगर हम राजस्थान को ये इस तरह से बना लें और इस तरह से डायरेक्शन बनाएं तो साउथ ईस्ट का हिस्सा ये हो जाएगा। ये हिस्सा सदा से ही क्या है, राजस्थान का उपजाऊ रहा है। इसके अलावा खेतरी की तांबे की खानें भी उसी क्षेत्र में होने से, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में ही तांबे की खेतरी की खानें हैं, इसका बहुत जिक्र आएगा आगे, जहाँ से तांबा लोग प्राप्त करते थे प्राचीन काल से ही। खाने भी उसी क्षेत्र में होने से वहाँ ताम्र पाषाण युग से ही बस्तियाँ बनती रही हैं। ताम्र पाषाण काल से ही, ताम्र पाषाण काल उसे कहते हैं जब लोगों ने, प्रारंभिक आदिम लोगों ने, आदि मानव ने तांबे का और पत्थर का उपयोग साथ साथ किया था, तो उस काल को हम ताम्र पाषाण युग कहते हैं। तो उस समय यहाँ लोग रहते थे और यहाँ से तांबा निकालते थे, उसका उपयोग करते थे। राजस्थान की सीमा गुजरात के उपजाऊ मैदानों में जा मिलती है। राजस्थान की सीमा कहाँ मिलती है, गुजरात के उपजाऊ मैदानों से, क्योंकि गुजरात के उपजाऊ मैदान पे पड़ते हैं, तो इसलिए इस क्षेत्र का हिस्सा जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है राजस्थान का वो उपजाऊ है। नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती नदियाँ इस प्रदेश को पार करते हुए समुद्र में गिरती हैं। नर्मदा है, ताप्ती है, माही नदी है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये जो गीत लिखा गया वो इसी नदी के कारण लिखा गया है। और साबरमती नदी के ही किनारे क्या किया था, आश्रम बनाया था गांधी जी ने, तो ये वही साबरमती नदी है। नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती नदियाँ इस प्रदेश को पार करते हुए समुद्र में गिरती हैं। दक्षिणी पठार के पश्चिमोत्तर छोर पर स्थित इस गुजरात प्रदेश में कम वर्षा वाला क्षेत्र काठियावाड़ वाला प्रायद्वीप भी शामिल है। दक्षिणी प्रायद्वीप पश्चिमोत्तर छोर पर, काठियावाड़ प्रायद्वीप कहाँ पर है, काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट आपने सुना भी होगा, काठियावाड़ प्रायद्वीप, हम गुजरात की बात कर रहे हैं तो समझिएगा। इस तरह से कुछ गुजरात का हिस्सा है, तो गुजरात के इस हिस्से में यहाँ पर का जो हिस्सा है ये तो सागर है पूरा, ये जो हिस्सा है ना ये वाला, ये काठियावाड़ कहलाता है, काठियावाड़ प्रायद्वीप कहते हैं इसे। काठियावाड़, यहाँ पर काठियावाड़ जिला है गुजरात में, इसी ज़िले में सोमनाथ मंदिर स्थित है। काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट में ही जो विश्व प्रसिद्ध प्राचीन सोमनाथ मंदिर है वो यहीं स्थित है, बिल्कुल सागर के किनारे। तो दक्षिणी पठार के पश्चिमोत्तर छोर पर स्थित इस गुजरात प्रदेश में कम वर्षा वाला क्षेत्र काठियावाड़ वाला प्रायद्वीप भी है। तो कम वर्षा वाला क्षेत्र है, काठियावाड़ में कम वर्षा होती है। इस राज्य का तटीय क्षेत्र काफ़ी सुंदर दंतुर होने के कारण यहाँ कई बंदरगाह बने हैं। दंतुर होने का मतलब है इस तरह की संरचना, मतलब इसका जो तट है जिसको हम ऐसे बनाते हैं ना ऐसे, तो ये कैसा है, ये ऐसा है बेसिकली, शेप इसी तरह की ओवरऑल, लेकिन ये किनारे इस तरह के हैं, तो इनमें बीच बीच में गैप है। अब जहाज़ यहाँ आ रहा है तो यहाँ से पोर्ट अच्छा बन सकता है। तो ये है, यहाँ दंतुर होने के कारण कई बंदरगाह यहाँ पर बने हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही गुजरात समुद्र तटीय और विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा है, और यहाँ के लोगों ने अपने को उद्यमशील व्यापारी सिद्ध किया है, क्योंकि यहाँ से विदेश व्यापार करना आसान था। गंगा यमुना दोआब के दक्षिण में मध्य प्रदेश राज्य है। गंगा यमुना दोआब के दक्षिण में चले जाओ तो मध्य प्रदेश पड़ता है, मध्य भारत का हिस्सा, जो पश्चिम में चंबल नदी, पूर्व में सोन नदी और दक्षिण में विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। पश्चिम में चंबल नदी है मध्य प्रदेश के, पूर्व में सोन नदी है और दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला है और नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला और नर्मदा नदी से घिरा है।
इसके उत्तरी भाग में उपजाऊ मैदान है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में कैसा है, मैदान है, उपजाऊ मैदान। आजकल मध्य प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश हमारे देश का क्या है, सबसे बड़ा राज्य। ये मोटे तौर पर पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बांटा जा सकता है। ये काफ़ी पुरानी किताब है, ओल्ड एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हमारा कौन सा है, राजस्थान है आज के टाइम में, लेकिन उस टाइम पे ये था। ये मोटे तौर पर पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। पूर्वी भाग को जो ज़्यादातर विंध्य पर्वत से घिरा हुआ है, गुप्त वंश के समय ईसा की 4वीं से 5वीं सदियों में ऐतिहासिक महत्व मिला। परंतु पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा का वह भूभाग शामिल है। मालवा वाला हिस्सा पश्चिमी मध्य प्रदेश में आता है, जो ईसा पूर्व 6वीं सदी से ऐतिहासिक क्रियाकलापों का क्षेत्र रहा। उससे पहले मालवा क्षेत्र सामान्य क्षेत्र था। गुजरात के बंदरगाहों के लिए मालवा महत्वपूर्ण पृष्ठ प्रदेश या भीतरी प्रदेश था। गुजरात के बंदरगाह जो थे उनके लिए, जस्ट गुजरात के बंदरगाहों से गुजरात को पार करो, मध्य प्रदेश में एंट्री मारोगे तो मालवा पड़ेगा। तो गुजरात के बंदरगाहों के लिए मालवा क्या था, महत्वपूर्ण पृष्ठ प्रदेश या भीतरी प्रदेश था। और इसीलिए मालवा और गुजरात पर अधिकार स्थापित करने के लिए दक्कन और उत्तरी शक्तियाँ, दक्कन मतलब जो महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र वाला दक्कन का पठार पड़ता है, महाराष्ट्र का हिस्सा हम समझ सकते हैं, और उत्तरी शक्तियाँ जो उत्तर भारत में रहती थी उस समय, तो इनके बीच अनेक युद्ध हुए थे इस मालवा पर कब्जे को लेकर के। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार जमाने के लिए ईसा की 1ली और 2री सदियों में शकों और सातवाहनों ने लड़ाइयाँ लड़ी, और 18वीं सदी में मराठों और राजपूतों ने भी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार जमाने के लिए ईसा की 1ली और 2री सदियों में शकों और सातवाहनों ने लड़ाइयाँ लड़ी मालवा पर अधिकार को लेकर के। 18वीं सदी में मराठा और राजपूतों में लड़ाइयाँ हुई थी इस मालवा को लेकर के। नदियों द्वारा, 18वीं सदी की बात तो अभी की है, नदियों द्वारा, कहीं कहीं पर्वतों द्वारा घिरा और कहीं कहीं डेल्टा या पठार रूप वाला ऐसा प्रत्येक प्रदेश एक एक राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई था, जहाँ विभिन्न राजवंशों के शासन का उत्थान पतन होता रहा। तो नदियों द्वारा घिरा हो या पठारों द्वारा या डेल्टाओं के द्वारा, तो ऐसी जगहों पर अलग अलग राज्य स्थापित होते रहे हैं। अब इसमें जो डेल्टा का मतलब क्या है, नदी कोई बहती है तो बीच में जो जगह छोड़ जाती है, जो स्थल छोड़ जाती है, जहाँ से पानी होकर नहीं गुजरता, तो उसको हम डेल्टा बोलते हैं। अब ये डेल्टा छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी हो सकते हैं, जैसे कि गंगा नदी का डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, सुंदरबन का डेल्टा जिसे बोलते हैं जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विशाल देश में यातायात की कठिनाइयों को और प्राकृतिक सीमाओं की मजबूती को देखते हुए शासक वर्ग के लिए ये आसान नहीं था कि अन्य सारे प्रदेशों पर भी अपना शासन स्थापित कर सके, क्योंकि हमारा देश विविधता से भरा है, नदियाँ बहुत हैं, पहाड़ पर्वत सब हैं, तो अचानक कोई किसी पर आक्रमण नहीं कर सकता। लेकिन समय समय धीरे धीरे प्रत्येक प्रदेश ने एक ऐसी पृथक सांस्कृतिक इकाई का रूप धारण किया जिसकी अपनी अपनी भाषा और अपनी जीवन पद्धति बन गई। अब सब ये छोटे छोटे हिस्से थे, तो इनकी अपनी कल्चर बन गई, लंबे टाइम तक एक दूसरे से नहीं मिल सके, उस तरह से एक राजनीतिक इकाई नहीं बन सके, तो इस वजह से अपनी अपनी कल्चर, अपनी अपनी भाषा इनकी डेवलप हो गई। परंतु उत्तरी और पश्चिमी भारत की अधिकांश भाषाएं एक ही मूल हिंद आर्य भाषा से विकसित हुई हैं। हिंद आर्य भाषा जो है उससे ही दक्षिण भारत और पश्चिम भारत, मतलब उत्तरी और पश्चिम भारत की भाषाएं एक ही मूल भाषा हिंद आर्य भाषा से विकसित हुई हैं, इससे निकली हैं, और इसलिए इनमें बहुत ही तात्विक समानता दिखाई देती है। तात्विक समानता, वर्ड बहुत सेम है इनमें, एक जैसी भाषा। जैसे हिंदी को ले लें तो लगभग सारे भारत में आपको एक जैसी मिल जाएगी, अगर बिल्कुल साउथ को छोड़ दें तो। और एक और भी महत्व की बात है कि लगभग सारे देश में संस्कृत का विकास होने लगा और वह समझी जाने लगी थी प्राचीन काल में। आज भी होता है संस्कृत, दक्षिण भारत में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, संस्कृत को समझने वाले लोग हैं। विंध्य पर्वत श्रृंखला देश को पूरब से पश्चिम तक बीचों बीच विभक्त करती है, और इस प्रकार जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है वो पूरब से पश्चिम तक बीचों बीच डिवाइडर का काम करती है। विंध्य पर्वत श्रृंखला हमारे देश को दो भागों में डिवाइड करती है, इस तरह से पूर्वी भाग को अलग, पश्चिमी भाग को अलग।
उत्तर और दक्षिण भारत की विभाजक रेखा बनी हुई है। इसमें हम अगर कि विंध्य पर्वत श्रृंखला तो कुछ इस तरह की है, ये वैसे ऐसी नहीं है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है, इस तरह की है विंध्य पर्वत श्रृंखला। तो ये इधर के हिस्से को भी काफ़ी अलग डिवाइड करती है, क्योंकि इस तरह की सीरीज है, तो इधर का हिस्सा ये डिफरेंट हो जाता है, और इधर से ये पूरे उत्तर भारत को बेसिकली, ये इधर का हम नहीं कहें तो उत्तर भारत को और दक्षिण भारत के बीच डिवाइडर का काम करती है, ये बिल्कुल बीचों बीच से जाती है। उत्तर भारत दक्षिण भारत की विभाजक रेखा बनी हुई है। द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोग विंध्य के दक्षिण में रहते और भारतीय आर्य भाषा बोलने वाले लोग इसके उत्तर में रहते थे। आर्य लोगों का शासन उत्तर भारत में रहा है, बाकी द्रविड़ लोगों का शासन दक्षिण भारत में। दोनों के बीच के विंध्य क्षेत्र में आदिवासी लोग रहते थे, जहाँ वे आज भी हैं। और जो विंध्य वाला क्षेत्र था, जो आज मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो यहाँ पर आदिवासी लोग रहते थे प्राचीन काल से ही, और आज भी रहते हैं। पश्चिमी और पूर्वी घाटों के तटवर्ती क्षेत्रों में आप्रवासी तथा व्यापारी लोग आवासे। पश्चिमी भारत हो या पूर्वी घाटों के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, उनमें आप्रवासी, जो दूसरे देशों के आए हुए लोग व्यापारी, वो यहाँ आकर बस गए। दक्षिण में विदेशी व्यापार खूब चला। दक्षिण भारत की बात करें तमिलनाडु वगैरह से, तो विदेशी व्यापार खूब चला। विंध्य की ये सीमा अलंघ्य नहीं है, विंध्य पर्वत है, इसको पार किया जा सकता है। प्राचीन काल में संचार व्यवस्था की कठिनाइयों के बावजूद उत्तर के लोग दक्षिण पहुँचते और दक्षिण के लोग उत्तर में पहुँचते थे। परिणामतः संस्कृति और भाषा का आदान प्रदान हुआ। उत्तर की शक्तियों ने बार बार दक्षिण में प्रवेश किया और दक्षिण के शासकों ने उत्तर में प्रवेश किया। धर्म प्रचारकों और सांस्कृतिक नेताओं, विशेषतः ब्राह्मणों पर भी यही बात लागू होती थी। दोनों ओर का ये आवागमन निरंतर जारी रहा और इसने सामाजिक संस्कृति के विकास में योग दिया। यद्यपि देश के अधिकांश प्रदेशों में अपनी सुनिश्चित प्राकृतिक सीमाएं थीं, परंतु प्रत्येक प्रदेश में जीवन यापन के लिए अपेक्षित समुचित संपदा नहीं थी। इसलिए प्रागैतिहासिक काल से ही धातुओं और अन्य आम जरूरतों की पूर्ति के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक संबंधों का जाल बिछ गया था। प्राकृतिक संपदा के उपयोग का देश के इतिहास में विशिष्ट महत्व है। जब तक लोगों की बस्तियां बड़े पैमाने पर फैली नहीं थी, भारी वर्षा की बदौलत भारत के मैदानों का बहुत बड़ा हिस्सा घने जंगलों से भरा हुआ था। बस्तियां नहीं थी तो घने जंगल थे। इन जंगलों से शिकार के अलावा पशुओं का चारा, ईंधन और लकड़ी प्राप्त होती थी लोगों के लिए। प्राचीन काल में जब पकाई हुई ईंटों का अधिक इस्तेमाल नहीं होता था, तब लकड़ी के मकान और लकड़ कोट बनाए जाते थे रहने के लिए। लकड़ी के मकान और लकड़ कोट, इनके अवशेष पाटलिपुत्र में मिले हैं, जहाँ देश की पहली प्रमुख राजधानी स्थापित हुई थी। देश की पहली प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई थी। तो यहाँ लकड़ी के मकान और लकड़ कोट के अवशेष मिले हैं। मकान और औजार बनाने के लिए सभी किस्म के पत्थर, बलुआ पत्थर भी देश में उपलब्ध थे। सहज ही भारत में सबसे पुरानी बस्तियां पहाड़ी इलाकों में और पहाड़ों के बीच बसी, ये जो दिख नहीं रहा है वो उसमें यही है, पहाड़ों के बीच बसी घाटियों में स्थापित हुई थी। यहाँ से हम समझ सकते हैं पहाड़ों के बीच स्थित घाटियों में स्थापित हुई थी। ऐतिहासिक युगों में पत्थर के मंदिरों और प्रस्तर मूर्तियों का निर्माण उत्तर भारत के मैदानों की अपेक्षा दक्कन तथा दक्षिण में अधिक संख्या में हुआ। ऐतिहासिक युगों में पत्थर के मंदिर और पत्थर की मूर्तियों का निर्माण उत्तर भारत के मैदानों की अपेक्षा दक्कन तथा दक्षिण भारत में अधिक संख्या, दक्कन का मतलब महाराष्ट्र वाला हिस्सा और दक्षिण भारत साउथ का हिस्सा, इनमें अधिक हुआ उत्तर भारत की अपेक्षा। तभी तो वहाँ क्या है, साउथ में मंदिर मिलते हैं बहुत विशाल। तामा देश भर में व्यापक रूप से बिखरा है। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सभी के लिए।